सबसे पहले एक इंजन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? इंजन। इंजन से पावर ट्रांसमिट होती है कहाँ पे? इंजन पावर प्रोड्यूस करता है ना? यस बोलो सर। भाई। यस सर, करता है। हाँ, वो पावर हमें कहाँ मिलती है? इंजन के क्रैंक शाफ्ट पे। क्रैंक शाफ्ट पे। यस सर। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ CS करके, क्रैंक शाफ्ट। ठीक, इसके बाद फिर क्लच का पोर्शन आता है, और क्लच के साथ आपका हब ज्वाइन होगा, और इसके साथ फिर व्हीकल का जो व्हील है वहां तक पावर ट्रांसमिट होता है, चाहे आप चैन के थ्रू कर लें अगर बाइक की बात कर रहे हैं, या कपलिंग की बात कर लें जब हम ट्रक या बड़े व्हीकल की बात कर रहे हैं, प्रोपेलर या शाफ्ट। हाँ, या हाफ शाफ्ट की बात। हाफ शाफ्ट तो खैर नहीं होता, या सिंपल शाफ्ट की बात कर लें जब हम कार वगैरह की बात कर रहे हैं जिसमें फ्रंट व्हील ड्राइव होता है। तो होता क्या इसमें, ये जो क्लच का काम है, क्लच इसके साथ हमेशा माउंटेड रहेगा। किसके साथ? क्रैंक शाफ्ट के। क्रैंक शाफ्ट है। तो क्लच के अंदर क्या क्या पार्ट होता है? क्लच के अंदर सबसे पहले आपका क्राउन गियर के साथ कनेक्टेड होता है। ये क्लच क्राउन गियर के यस। साथ, या क्राउन गियर किस पे लगाते हैं? फ्लाई व्हील पे। क्लच प्लेट। इसके बाद आएगी क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, यस सर। और फिर इसकी कवरिंग पूरी। तो इसमें क्या होता है, कवर, इसका जो भी कवर रहेगा, कवर फ्लाई व्हील के साथ कंटिन्यूअस रोटेशन में रहता है। ठीक है, अब जब क्लच हम प्रेस करते हैं, क्लच पहले यहां से रिमूव कर दें, इसको कनेक्ट करके रख लेते हैं, 1 2। ठीक है, जब हम क्लच को प्रेस करते हैं, जब क्लच पेडल को जब प्रेस करते हैं, तो क्या करता है, ये प्लेट को यहाँ से दूर ले जाता है और डिसएंगेज कर देता है। जब भी हम क्लच प्रेस कर रहे हैं, क्लच पेडल दबा रहे हैं, उस समय क्या होगा, ये इंजन से जो पावर आ रही है, जो कंटिन्यूअस रोटेशन आ रहा है, इस पावर को ये डिसएंगेज होने के बाद क्या करता है, ये पावर ट्रांसमिशन ब्रेक हो जाता है, और उस समय हम गियर लगा सकते हैं बाइक में या कार में। तो बेसिक क्या होता है, ये हमेशा एंगेज्ड कंडीशन में रहता है। कैसी कंडीशन में रहता है? क्लच हमेशा एंगेज्ड कंडीशन में रहता है, और जब हम इसको अप्लाई करते हैं, क्लच अप्लाई करते हैं, तो क्या क्या डिसएंगेज करता हो है, जाता ये है। डिसएंगेज होता है। डिसएंगेज। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था क्लच का। और भी चीजें हैं क्लच से, और क्या क्या फायदे होते हैं। जब हम क्लच गियर लगा चुके हैं, गियर लगाने के बाद फिर क्लच धीरे धीरे छोड़ा जाता है, ऐसे नहीं है अचानक से छोड़ देते हैं ना, पैडल से धीरे धीरे पैर ऊपर हटाते हैं। तो धीरे धीरे छोड़ने का ये मतलब है, जो पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है वो थोड़ा सा स्लो हो जाए, क्योंकि अचानक से पावर दे देंगे तो क्या होगा, पूरी जो गाड़ी होगी वो अचानक से आगे बढ़ जाएगी जर्क के साथ। तो जर्क हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, ये बिना उसके काम नहीं हो सकता। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू क्लचेस। यहाँ देखिए इंजन, और ये येलो कलर का क्लच दिखाया हुआ है, इंजन यहाँ। ठीक, इंजन से पावर ट्रांसमिट होती है, या इंजन पावर प्रोड्यूस करता है, और वो पावर कहाँ जाती है? फ्लाई व्हील पे। फ्लाई व्हील, हाँ, क्रैंक के साथ फ्लाई व्हील कनेक्टेड होता है, तो फ्लाई व्हील पे पावर जाएगी। फ्लाई व्हील का बहुत सिंपल सा काम है, इंजन से पावर लेता है और रोटेट करता है, और एक्सेस पावर जिसकी जरूरत नहीं है, जो एक्स्ट्रा पावर उसके पास आई है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब नेक्स्ट साइकिल आती है तो फ्लाई व्हील उस जो एक्स्ट्रा पावर एब्जॉर्ब किया हुआ उसको रिलीज करना स्टार्ट करता है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिल जाता है कि जो भी मोटर व्हीकल है या इंजन है वो कंटिन्यूअसली रन करता रहता है। उसके बाद आता है क्लच का पोर्शन, फिर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब जो गियर वाला, गियर का अरेंजमेंट रहता है वो,
फिर ड्राइव शाफ्ट, ये किसी बड़े व्हीकल के केस में है जिसमें रियर व्हील ड्राइव सिस्टम होता है। तो थोड़ा सा पढ़ो इसको, क्या क्या लिखा हुआ है। द ट्रांसमिशन सिस्टम टेक्स पावर फ्रॉम इंजन क्रैंकशाफ्ट and transmits it to the wheels. While transmitting this power, it is required to continue or discontinue the power transmission produced by engaging and disengaging the transmission system to engine crankshaft. This engagement and disengagement is performed by clutch. और बहुत शॉर्ट में समझना है, शॉर्ट में लिखने का आ जाए तो द मोशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट इज ट्रांसमिटेड टू गियर बॉक्स थ्रू द क्लच। दैट्स इट, इतना सफिशिएंट है समझने के लिए। तो ये पावर ट्रांसमिशन वाला समझ में आएगा। क्लच का क्या रोल रहता है, बोलो। यस सर। यस सर, यस सर। फिर कंटिन्यूटी में है, ये फिगर दिखाया हुआ, फिगर में ध्यान दीजिए जरा। सिंगल प्लेट क्लच टाइप है, ठीक। ये स्प्लाइन शाफ्ट कहाँ पे माउंटेड होता है, क्रैंक शाफ्ट पे। क्रैंक शाफ्ट से पावर आ रही है, ये इसको रोटेट कराती है, ठीक। ये फ्लाई व्हील है, यहाँ ऊपर क्राउन गियर लगा हुआ है। तो जब हम इसको प्रेस करेंगे ये आगे की साइड में मूव करेगा, ये पीछे की साइड में पुल करता है, यहां से फॉरवर्ड मोशन होगा, और जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग क्या करेगा, इसको प्रेस करेगा और यहाँ पे ये डिसएंगेज हो जाता है। सिंपल सी स्टोरी है इसकी, और ज्यादा डिटेल में आगे समझेंगे। A clutch is mechanism used to connect or disconnect the engine from rest of the transmission element. ट्रांसमिशन एलिमेंट कौन सा था, गियर बॉक्स वाला, जहाँ पे गियर बॉक्स अरेंजमेंट रहता है, और फ्लाई व्हील। ड्यूरिंग द नॉर्मल रनिंग एंड स्टेशनरी पोजीशन इट इज ऑलवेज इन द एंगेज्ड कंडीशन। जब भी इंजन चल रहा होगा या नॉर्मल कंडीशन में होगा तो हमेशा क्या रहता है, एंगेज्ड कंडीशन में रहता है क्लच। द क्लच इज डिसएंगेज्ड व्हेन ड्राइवर प्रोसेसेस द क्लच पैडल। सॉरी, प्रेस है यहाँ पे, ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेना। द क्लच इज डिसएंगेज्ड व्हेन ड्राइवर प्रेसेस द क्लच पैडल। क्लच पैडल दबाएंगे तब वो डिसएंगेज होता है। और कब डिसएंगेज करते हैं, स्टार्टिंग के लिए, फिर गियर चेंज करने के लिए, रोकने के लिए, या आइडलिंग के लिए, ठीक। When the clutch is engaged, the engine will be connected to transmission, है ना। एंगेज्ड कंडीशन में पावर ट्रांसमिट हो रही होगी फ्लाई व्हील से डायरेक्ट गियर बॉक्स तक, एंड पावर फ्लोज फ्रॉम इंजन टू रेयर व्हील्स थ्रू ट्रांसमिशन सिस्टम। When the clutch is disengaged by pressing the clutch pedal, the engine will disengage from the transmission, thus power does not flow to rear wheels from engine. प्रिंसिपल ऑपरेशन बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है, जिसमें कंसीडर करिए दो डिस्क है, डिस्क सी और डिस्क डी। डिस्क सी इज माउंटेड टू शाफ्ट ए एंड डिस्क डी इज माउंटेड टू शाफ्ट बी। फिर से देखिए लेफ्ट हैंड पे जो फिगर है डिसएंगेज्ड वाले पोजीशन में, दो डिस्क, डिस्क सी which is mounted to shaft A, disc D which is mounted to shaft B. Purpose क्या है? The purpose is the motion or power is to be transmitted from shaft A to shaft B. shaft A से shaft B तक पावर का ट्रांसमिशन या मोशन का ट्रांसमिशन करना है, ठीक। अब क्या करेंगे, अभी तो थोड़ा सा गैप आपको यहाँ दिख रहा है। सपोज एक छोटा सा फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स F। किस लिए अप्लाई कर रहे हैं, ताकि ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आ जाए, C और D जो प्लेट्स हैं वो आपस में कांटेक्ट में आ जाए।
तो कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होगा, इनके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा। ठीक, फ्रिक्शन की वजह से अभी सी रोटेट कर रहा है, डिस्क सी इज इन रोटेटिंग कंडीशन। फिर उसके बाद क्या होगा, इसके साथ जब एंगेज हो जाता है, जब फ्रिक्शन की वजह से आपका प्लेट डी भी रोटेट करना स्टार्ट करता है, और इस तरह से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मोशन या पावर का ट्रांसमिशन होता है। ये बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल है क्लच का। तो बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ गया सबको? यस सर। जितने लोगों Yes, को sir. नहीं समझ में आया हाथ उठाएं, जरा हैंड रेज करो ना, देखें जरा एक बार। जिन्हें नहीं समझ में आया वो हैंड रेज करें। गजेंद्र को नहीं समझ में आया, गौरव को नहीं समझ में आया। सर सारिक एक मिनट रुको, सारिक अनम्यूट करो जरा। इतने लोगों को नहीं समझ में आया, अरे वाह क्या बात। गौरव अनम्यूट करो, गौरव। सर ये Yes, पूछा था, sir. जब साफ डिस्क एंगेज हो जाएगी तो पावर ट्रांसफर नहीं होगी ना सर उसकी होगी ना, शाफ्ट एंगेज थोड़ी कर रहे हैं, ये डिस्क एंगेज कर रहे हैं। जैसा डिस्क एंगेज की बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ, जब एंगेज कर देंगे तभी तो पावर ट्रांसमिट होगा भाई। जब Yes. जब तक इन दोनों के बीच, सी और डी के बीच में गैप है, यहाँ जब गैप है तो पॉसिबल है क्या पावर ट्रांसमिट हो जाए या मोशन ट्रांसमिट हो जाए? नो सर, जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे सर नहीं होगी सर। हाँ, जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे दोनों को तब तक पावर ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। फंक्शंस ऑफ क्लच, क्या क्या फंक्शंस है इसके? पहला तो यही डिसएंगेज और एंगेजमेंट वाला। टू एंगेज एंड डिसएंगेज द ट्रांसमिशन फ्रॉम इंजन टू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ट्रांसमिशन, दिस इज रिक्वायर्ड व्हेन, जब इंजन स्टार्ट करते टाइम भी, जब आपने ध्यान दिया होगा अगर कोई कार चलाता हो तो इंजन स्टार्ट करते टाइम भी हमें क्लच पेडल प्रेस करना पड़ता है। बाइक के केस में ऐसा नहीं है, या तो आप न्यूट्रल करके स्टार्ट करते हैं, अगर गियर में है तो फिर क्लच प्रेस करके स्टार्ट करते हैं। गियर शिफ्ट करते हैं तब भी जरूरत पड़ती है, और बाइक या व्हीकल को जब स्टॉप करना होता है तब भी हमें जरूरत पड़ती है। The second function of the clutch is to allow engine to take up the driving load of the vehicle gradually without shock. तो जब एंगेजमेंट होता है क्लच का, पिछले पेज पे चलते हैं। जब एंगेजमेंट होता है तो अचानक से हम एंगेज नहीं करते हैं, क्लच को हम क्या करते हैं, स्लोली इसमें एंगेज कराते हैं। तो जैसे जैसे स्लोली हम एंगेज कराने के पोजीशन में हो, मान लीजिए धीरे धीरे हम क्लच क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, अचानक से नहीं करते। तो जो फोर्स होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा बिटवीन प्लेट सी एंड डी, जब थोड़ा सा हमने क्लच छोड़ा हुआ है तो फ्रिक्शन थोड़ा सा कम रहेगा। जैसे जैसे क्लच पूरा एंगेज करते जाएंगे, सॉरी हाँ, जैसे जैसे क्लच पेडल से फोर्स रिलीज करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, इसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज होता जाएगा। ठीक, और जितना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स रिलीज होगा या फ्रिक्शनल फोर्स जितना ज्यादा इसके बीच में आएगा उतना ज्यादा मोशन ट्रांसमिट करेंगे। या उल्टा समझो, जब दो प्लेट सीधे आप अपनी हथेली पे इसका एग्जांपल ले सकते हैं, दोनों हथेलियों को जब मिला करके बिल्कुल हल्का सा फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, थोड़ी स्लिपिंग होती है, स्लिपिंग के साथ साथ फ्रिक्शन भी हम फील करते हैं। लेकिन जब पूरा जोर लगा करके अपनी हथेलियों को प्रेस करते हैं और फिर घुमाने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप राइट हैंड यूज करते हैं तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में जो मोशन, जो पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है वो आप फील करेंगे। करके देखिए एक बार, दोनों हथेलियों को आपस में जोड़िए और एक बार कम फोर्स लगा के जब अप्लाई करेंगे, जब रोटेट करेंगे अपनी हथेलियों को, तो क्या होगा, उस कंडीशन में थोड़ी स्लिपिंग फील होगी लेकिन फ्रिक्शन भी फील होगा। लेकिन जब पूरा फोर्स अप्लाई करके रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, हमें राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ भी फोर्स फील होगा।
ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे क्लच छोड़ेंगे वैसे ही लोड ग्रेजुअली इंजन पे जाता है, अचानक से इंजन पे लोड नहीं जाता। रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लच, अब ये कंफ्यूज मत होना कि क्लच की क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब ऐसे मत समझना कि क्लच की क्या जरूरत है, नहीं, खुद क्लच कैसा होना चाहिए या नेचर ऑफ क्लच हम बोल सकते हैं कि एक बढ़िया क्लच होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्या चाहिए। तो इट शुड बी एबल टू ट्रांसमिट मैक्सिमम टॉर्क ऑफ द इंजन। ठीक, मैक्सिमम टॉर्क, ऐसा ना हो कि भैया बीच में हम ये जो क्लच प्लेट यूज कर रहे हैं, जैसे ही हम इसको एंगेज कर रहे हैं तो लोड बियर ना कर पाए और ब्रेक हो जाए, तो मैक्सिमम टॉर्क बियर कर सके। नेक्स्ट, इट शुड ग्रेजुअली एंगेज, ताकि लोड अचानक से इंजन पे ना आए, और इट शुड बी एबल टू डिसिपेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। भाई जब दोनों डिस्क के बीच में फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन की वजह से हीट भी जनरेट होगी। अब क्लच प्लेट कुछ इस तरह से बनाना चाहिए कि ये हीट डिसिपेशन आराम से हो सके, जो भी हीट जनरेट हो रही है वो इजिली रिमूव हो सके। इट शुड बी एबल टू डायनामिकली बैलेंस्ड, दो चीजें होती है, एक स्टैटिक बैलेंसिंग होती है, एक डायनामिक बैलेंसिंग होती है। तो बैलेंसिंग का चैप्टर आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, तो थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। स्टैटिक बैलेंसिंग के केस में क्या होता है, जब कोई मूवमेंट ना हो रहा हो, ऐसे समझिए ये डिस्क हमने लगा दी है शाफ्ट के ऊपर, ठीक है, पॉइंट ए यहां पर ले लें। इस पॉइंट ए को क्या करें, थोड़ा सा अगर हम ऊपर की साइड में शिफ्ट करें तो ये अपने आप रोटेट होके नीचे ना आए, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिकली बैलेंस्ड। या दूसरा एग्जांपल से समझो, एक शाफ्ट है, शाफ्ट पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे अलग अलग मास अप्लाई किया गया है, M1, M2, M3, M1, M2 और M3। तो ये बैलेंस किस कंडीशन में रहेगा, कोई बताओ जरा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताओ। आकाश गुप्ता अनम्यूट करो, कोई नहीं बोलेगा, आकाश गुप्ता, आकाश। यस सर। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? सर इक्विलिब्रियम कंडीशन सर बैलेंस, हर साइड से बैलेंस होगा। अरे यार मैं कंडीशन पूछ रहा हूँ, सिंपल मैकेनिक्स, ऑल द सम अलजेब्रिक side, हाँ सर। बोलो 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 बोलो। sigma m equal to 0, sigma b equal to 0, sigma m equal to 0। यस सर। ऐसे दौड़ के लैंग्वेज में बोलो ना। तो सिग्मा h इक्वल टू 0, हॉरिजॉन्टल साइड में जो फोर्स होते हैं वो 0 होंगे। अलजेब्रिक सम ऑफ, यस सर। फिर से बोलो, b इक्वल टू 0। algebraic sum of horizontal forces is 0 and algebraic sum of vertical forces is 0 and also 0 algebraic sum of momentums should be 0। ये होती है आपकी स्टैटिक बैलेंसिंग की कंडीशन, ठीक है। यस सर। तो यहाँ सपोज M1 पे ले रहे हैं, तो M1 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, दो कंपोनेंट होंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ऐसे M2 के केस में दो कंपोनेंट्स होंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड आल्सो इन केस ऑफ M3। तो इस कंडीशन में ये तीनों जब सेटिस्फाई हो जाए तो हम ये मान के चलते हैं कि स्टैटिकली बैलेंस्ड है। बट इन केस ऑफ रोटेटिंग मासेस, हैविंग सेम एग्जांपल, जब हम बात करते हैं रोटेटिंग मासेस की, अब इसको मान लो इस डायरेक्शन में रोटेट किया जा रहा है, ठीक है,
फिर क्या होगा भाई, अभी ये कंडीशन M1 कुछ देर में यहाँ आ जाएगा, थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगा, जो एंगल है बार बार चेंज होता रहेगा। तो स्टैटिक बैलेंसिंग वाला जो समेशन जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस एंड मोमेंटम का जो अलजेब्रिक सम होता है 0, वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार एंगल चेंज हो रहा है, वैल्यू चेंज होती रहेगी। यहाँ पे फिर कंडीशन आ जाती है आपका जो सेंट्रीपिटल है, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, इसका एंगल देखना पड़ेगा कितना एंगल है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस देखना पड़ेगा कि सारा बैलेंस हो रहा है कि नहीं। ठीक है, जब ऐसे समझो थोड़ा सा और इसको इजी करते हैं। एक डिस्क हमने ले लिया ऐसे, या कोई व्हील ले लो या रिम ले लो, है ना। रिम पे कंसीडर करो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मास लगाया हुआ है, M1 एक्स्ट्रा मास लगाया। जब उसको हम रोटेट करेंगे तो क्या होगा बताओ जरा। बोलो, कोई बोलो। अच्छा, अपने घर का पंखा देखो, छोड़ दो सारी दुनियादारी। पंखा सीधा चल रहा है सबके घर में? यस सर, सीधा चलता है। यस सर। नहीं चल रहा, देखो जरा, थोड़ा उसका शाफ्ट हिल रहा होगा लेफ्ट राइट। यस सर, उसके जो वेन्स हैं वो थोड़े मुड़े उसका जो सेंटर है देखो, थोड़ा सा लेफ्ट राइट मूव कर। 100% श्योर हूँ सबके घर में, घर घर की कहानी है, पंखा बिल्कुल सीधा नहीं चलता है। यस सर। है ना, यही हो रहा है। यस सर। यस सर। वो इसलिए हो रहा है, तीनों में से एक फैन, इन तीनों में से जो एक फिन, जो उसका ब्लेड है, फैन का जो ब्लेड है, वो 100% पॉसिबल है। दो कंडीशन हो सकती है, चलो फैन बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा हो क्यों रहा है? वो इस वजह से हो रहा है, पहली कंडीशन, इन तीनों ब्लेड्स का मास अलग अलग है ना, या कुछ मिसअलाइनमेंट आ गया हो जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से ये हमारा सेंटर लेफ्ट राइट मूव कर रहा है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, जो हमने एंगल डिसाइड किया हुआ है, ये एंगल कितने पे होना चाहिए? 3 ब्लेड है तो 120 पे होना चाहिए ना। बोलो भाई, अरे कहाँ गायब हो जाते हैं सब? यस सर, यस सर, यस सर। अब मान लो इसमें से ये एंगल 120 हो गया, ये 121 हो गया, और ये एंगल हमारा 119 हो गया, तो इस केस में भी प्रॉब्लम आ सकती है। जब हम फैन असेंबल करते हैं, तो फैन असेंबल करते टाइम अगर फैन थोड़ा सा भी ऊपर नीचे टाइट हो गया स्क्रू के साथ, तब भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो फैन आपका है जो हिल रहा है, जिसका सेंटर थोड़ा सा लेफ्ट राइट मूव कर रहा है, वो क्या है? डायनामिकली बैलेंस्ड है या इनबैलेंस्ड है? बोलो, क्या आपके घर का फैन डायनामिकली बैलेंस्ड है? नो सर। हो सर। नहीं बैलेंस्ड है, ठीक। तो सिमिलरली जब हम बात करते हैं क्लच की, तो कैसा होना चाहिए? डायनामिकली बैलेंस्ड होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? बाइक आपकी हिलती रहेगी, बाइक में वाइब्रेशन बहुत ज्यादा आएगा। नेक्स्ट, इट शुड हैव सुटेबल मैकेनिज्म टू डैम्प वाइब्रेशन। अब ये कैसे करते हैं? डैम्प वाइब्रेशन, डैम्पिंग का क्या मतलब होता है? डैम्पिंग का क्या मतलब होता है बताओ? ऐसे डैम्प का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या?
इकट्ठा करना। इकट्ठा करना या रिमूव करना या एब्जॉर्ब करना? सर डैम का मतलब इकट्ठा करना होता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इकट्ठा ही कर लेते हैं। अब ये बताओ, जब बाइक का सॉकर, जब अगला ब्रेक आप लोग दबाते हैं तो सारा फोर्स स्प्रिंग पे जाता है, और सॉकर के अंदर क्या लगाते हैं हम? ऑयल डालते हैं। सॉकर का अरेंजमेंट देखो यार। स्प्रिंग होती है सर, ऑयल होता है उसके अंदर। इसके अंदर ये रॉड आ जाती है। किसी ने माइक ऑन कर रखा है बिना ईयरफोन के, एको आ रहा है, जरा माइक बंद कर लो। ठीक, जब ब्रेक लगाते हैं तो ये रॉड अंदर जाती है, और सपोर्टेड किस पे होती है ये रॉड? ये रॉड सपोर्टेड होती है स्प्रिंग के ऊपर, ठीक है। और इसके साथ लगा होता है ऑयल। इसके अंदर क्या फिल होता है? सॉकर के अंदर ऑयल भरा हुआ होता है, ठीक। तो स्प्रिंग का काम क्या है? स्प्रिंग का काम है जो भी लोड इसके ऊपर आया है पहले तो स्प्रिंग बियर करेगी, ठीक। लेकिन ब्रेक क्या आराम से लगाते हो आप लोग हर बार? बताओ। नो सर, नो सर। नहीं, आराम से लगाते हो तब भी क्या होता है? बाइक का पूरा मोमेंटम या बाइक का जो पूरा फोर्स है वो आगे की तरफ आता है, और बाइक थोड़ी सी आगे की साइड में झुक जाती है। मतलब क्या हो रहा है? सारा जो फोर्स है वो आगे इस रॉड पर आ रहा है, और वो फोर्स ट्रांसमिट होता है स्प्रिंग पे। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो कि अचानक से कोई गड्ढा आ जाए तब क्या होगा? तब क्या होता है बताओ? बहुत ज्यादा झटका लगता है क्या? सर तब तो सर आगे ही फोर्स लगता है सर। नहीं, फोर्स तो लगेगा। अब ये समझो कि आप चल रहे हो, अचानक से कोई रंबल स्ट्रिप आ गई या फिर कोई गड्ढा आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है? लोड अचानक से लगा और रिलीज हो गया। यस तो सर। अचानक से लोड उस पर अप्लाई हुआ स्प्रिंग के ऊपर, तो जो सडन लोड आ रहा है वो लोड एब्जॉर्ब करता है ये ऑयल। समझ रहे हो? ऑयल क्या करता है? उस जो अचानक से लोड आया उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करना या डैम का मतलब क्या अभी बता रहा था? इकट्ठा करना, है ना। तो जो अचानक से लोड आया क्या करेगा? वो इकट्ठा कर लेगा और फिर आराम से रिलीज कर देता है, ठीक। तो ये तो खैर सॉकर की बात हो गई, सॉकर में जो ऑयल यूज करते हैं उसकी बात हो गई। क्लच प्लेट में ऐसा क्या अरेंजमेंट रहता है जिसकी वजह से ये डैम कर सकता है? उसके लिए हम चलते हैं, पहले फिगर देखते हैं क्लच का। क्लच प्लेट का फिगर यहाँ देखो, ये स्प्रिंग दिख रही है यहाँ पे इस पोजीशन पे, ये क्लच प्लेट है, ये क्लच प्लेट है। यहाँ स्प्रिंग दिख रही है आपको यहाँ पे? बोलो। यस सर। यस सर। ये स्प्रिंग क्या काम करती है? डैम्पिंग का काम करती है। फोटो बढ़िया, ये बाद में पढ़ेंगे, है ना। उसका नेक्स्ट पॉइंट, एलिमिनेट नॉइज प्रोड्यूस। ऐसा भी ना हो कि कुछ ऐसा मटेरियल यूज कर ले जब एंगेज करें तो बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस हो, है ना। तो उसके लिए मटेरियल सिलेक्शन भी काफी सोच समझ के करना पड़ता है। इट शुड बी स्मॉल एज पॉसिबल सो दैट इट विल ऑक्यूपाई मिनिमम स्पेस। बहुत ही कम स्पेस में सेट हो जाए। It should be easy to operate, requiring a little exertion as possible on the part of driver. भाई अगर क्लच बहुत ज्यादा टाइट है तो हाथ में दर्द नहीं हो जाएगा या पैर में दर्द नहीं हो जाएगा? तो उस तरह से हमें इसको बनाना है क्लच को कि बहुत ज्यादा फोर्स हमें अप्लाई ना करना हो, बहुत इजी ऑपरेशन है।
It should be made as little as possible so that it will continue. Sorry, as light है, little नहीं, as light मतलब हल्का रहना चाहिए, वो ज्यादा वेट नहीं बढ़ाना है इसकी वजह से. It must be trouble free and have longer life. पता चला हर 3-4 महीने तो क्लच प्लेट ही बदल रहे हो तो हो गया कल्याण. And it should be easy to inspect, adjust and repair. तो अभी जो फिगर आपने दिखा था उसमें अचानक क्या करो, उसको इजीली डिसएंगेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो इसमें ये बताओ जो अभी आपके सामने दिख रहा है उसमें किसी भी पॉइंट पे कोई परेशानी हो तो पूछ लो. इसको फिर मैं 2 बजे 1 बजे जितने बजे क्लास है फिर कंटिन्यू करूंगा. फिलहाल अगर यहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम है या इसके पहले कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लें. सर दूसरे पॉइंट को बता दीजिए जो बात. एंगेज ग्रेजुअली. यस सर. देखो अगर क्लच प्लेट अचानक से एंगेज हो जाएगी तो क्या होगा, जर्क फील होगा ना आपको. यस सर. और कभी कभी क्या होता है अचानक से जब क्लच एंगेज होता है, जो क्लच प्लेट जब अचानक से एंगेज होती हैं तो बहुत ज्यादा या यूं कह लो हाई अमाउंट में नॉइज प्रोड्यूस होता है, टक टक की आवाज आती है ना कभी कभी जब झटके से छोड़ दो. यस सर. यस सर. या ये भी पॉसिबल है कि बहुत ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाए, क्लच प्लेट ब्रेक हो जाए या फ्रिक्शन प्लेट ब्रेक हो जाए. ये भी पॉसिबल है, 100% हो सकता है, कभी कभार हो भी जाता है. और लोड चूंकि आप जो कार है 700 800 900 या 1000 के ऊपर भी किलोग्राम में होती है, या सिंपल बाइक की बात कर लें तो 1 या 2 बंदा बैठता है उसमें 120-30 किलोग्राम के आसपास का लोड रहता है, प्लस गाड़ी का वेट रहता है. तो जब इतना अचानक से मतलब बहुत बड़े लोड को अचानक से जब अप्लाई करते हैं, अचानक से जब हम एंगेज कर देंगे, उस केस में क्या होगा, या तो क्लच प्लेट डैमेज हो जाएगी, ठीक, या जो पैसेंजर है उसको बहुत ज्यादा जर्क फील होगा. और इसके साथ साथ इंजन भी हो सकता है इंजन बंद हो जाए, और हो भी जाता है इंजन बंद. तो ये सारी कंडीशंस ना हो उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि क्लच प्लेट धीरे धीरे एंगेज हो. क्लियर है या अभी फिर से बताऊं जिसका भी क्वेश्चन है? ठीक है. तो अभी ऑलमोस्ट 52 हो चुके हैं. अभी आपसे मिलेंगे अगली क्लास में.